प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं रमन कुमार आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं विजयनगर साम्राज्य का तीसरा एपिसोड और यह तीसरा एपिसोड है कक्षा 12वीं का अध्याय 7। तो अध्याय 7 का नाम है विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य का हमने पहले 2 एपिसोड में आपको पढ़ाया था। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित प्रश्नोत्तर और इससे आगे हम पढ़ते हैं। तो हमने विजयनगर से क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को किलेबंद भूभाग में क्यों समाहित किया, विजयनगर की जल प्रबंधन व्यवस्था, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, इससे संबंधित अनेक प्रश्न हमने पढ़े थे। तो आज हम आपको लेकर आए हैं उससे आगे के प्रश्न। तो ये प्रश्न पे आज हम पहला प्रश्न लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, महानवमी डिब्बा से आप क्या समझते हैं? तो ये डिब्बा क्या है? अब हम सोचते हैं कि ये डिब्बा कोई किसी प्लास्टिक का डिब्बा हो या कोई सामान रखने की वस्तु हो, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर डिब्बे का अर्थ अभी हाल मैं बता देता हूँ। डिब्बे का अर्थ है एक विशालकाय मंच। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मंच बनाया जाता था। तो प्रश्न आता है, महानवमी डिब्बा से आप क्या समझते हैं? तो जो शहर के सबसे ऊंचे स्थान पर एक बहुत बड़ा विशाल मंच स्थित होता था, इसी को ही महानवमी डिब्बा कहा जाता था। यह 1100 वर्ग फीट के आधार से 40 फीट की ऊंचाई तक जाता था। तो इसका आधार 1100 वर्ग फीट से शुरू होता था और 40 फीट की ऊंचाई तक जाता है। इस पर एक लकड़ी की संरचना बनी होती थी। तो इस पर एक लकड़ी की संरचना बनी होती थी, इसको महानवमी डिब्बा कहा जाता है। अब इससे संबंधित एक प्रश्न और देखते हैं कि आपके विचार में महानवमी डिब्बा से संबंधित अनुष्ठान का क्या महत्व था। तो महानवमी डिब्बा से संबंधित अनुष्ठान होता था। अनुष्ठान का अर्थ है पूजा पाठ। तो किस प्रकार से पूजा होती थी? तो महानवमी डिब्बा संरचना थी। जो महानवमी डिब्बा संरचना का मतलब है एक विशाल मंच था। तो इसको महानवमी डिब्बा कहते थे। तो इसके से जुड़ा एक अनुष्ठान होता था, एक पूजा होती थी। तो अथवा में हम ले सकते हैं कि महानवमी डिब्बा संरचना से जुड़े अनुष्ठान का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर उत्तर आता है कि महानवमी डिब्बा से जुड़े अनुष्ठान सितंबर अक्टूबर के शरद मास में मनाया जाने वाला 10 दिन का हिंदू त्योहार था। तो महानवमी डिब्बा जो विशालकाय मंच था, उससे जुड़ा हुआ एक अनुष्ठान सितंबर अक्टूबर में जब शरद मास या शरद ऋतु आती थी सितंबर अक्टूबर के बीच के महीनों में यह आती है। तो शरद मास में मनाए जाने वाला यह 10 दिन का हिंदू त्योहार था। जैसे बच्चों अभी नवरात्रि आती है, 9 दुर्गा आती हैं, तो ऐसे ही 9 दुर्गाओं के बाद शरद ऋतु आती है। तो ये 10 दिन का त्योहार था। इस अवसर पर विजयनगर के शासक अपना रुतबा दिखाते, अपनी ताकत दिखाते थे, अपनी शक्ति और शासन का प्रदर्शन करते थे। तो यहाँ पर इस अनुष्ठान में मूर्ति और अश्व की पूजा की जाती थी। अश्व का अर्थ होता है घोड़ा। तो यहाँ पर मूर्तियों की पूजा होती थी, घोड़ा की पूजा होती थी। और यहाँ पर ये आता है कि यहाँ पर जानवरों की बलि भी दी जाती थी। तो मूर्ति पूजा और बलि दी जाती थी। तो यहाँ पर राजा अपनी शक्ति और शासन का प्रदर्शन करते थे। इस अवसर पर किस प्रकार प्रदर्शन करते थे शक्ति और शासन का? जिस प्रकार से यदि जैसे हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं या 26 जनवरी मनाते हैं, अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो उस समय अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन किया जाता है, अपनी ताकत सैन्य प्रदर्शन किया जाता है। इसी तरह से यहाँ के राजा जो शासक थे अपनी शक्ति, रुतबा या शासन का प्रदर्शन करते थे। तो इस अवसर पर नृत्य भी होता था, नाच गाना होता था, कुश्ती होती थी, घोड़ों, हाथियों और सैनिकों की शोभा यात्राएं भी निकाली जाती थी। इसके साथ ही प्रमुख नायक राजा के लिए बड़ी मात्रा में भेंट और कर देते थे। तो जो प्रमुख नायक थे, तो इस साम्राज्य के नायक होते थे, जो मुखिया होते थे अलग अलग क्षेत्रों से, वह राजा के लिए
अपने अपने क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में भेंट और कर देते थे। कर का अर्थ होता है टैक्स। तो इस तरह से महानवमी डिब्बा से संरचना थी, उससे जुड़ा हुआ यह अनुष्ठान होता था। तो सीधी सी सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि महानवमी डिब्बा का अनुष्ठान शरद मास में मनाया जाता था। 10 दिन का त्यौहार था। इस अवसर पर मूर्ति और अश्व की पूजा होती थी, जानवरों की बलि दी जाती थी। इस अवसर पर राजा अपनी शक्ति और शासन और रुतबा का प्रदर्शन करते थे। इस अवसर पर नृत्य कुश्तियाँ होती थी, घोड़ों, हाथियों, रथों और सैनिकों की शोभा यात्राएं भी निकाली जाती थी। साथ ही प्रमुख जो इनके राजाओं के जो नायक थे, क्षेत्रीय नायक, वह नायक राजा के लिए इस अवसर पर भेंट और कर देते थे। तो निश्चित ही यह प्रश्न समझ में आया होगा। तो बच्चों लेते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, राज्य के केंद्र में स्थित लोटस कमल के लोटस या कमल, लोटस का अर्थ होता है कमल। तो ये कमल महल था। तो राजकीय केंद्र, तो राज के केंद्र में एक कमल महल होता था जिसको लोटस महल कहते हैं। तो इसके बारे में बताइए, ये क्यों था, किस लिए बनाया था, इसका प्रयोग किस लिए होता था। तो यहाँ पर प्रश्न आता है, राजकीय केंद्र में जो लोटस महल होता था उसके बारे में बताइए। राज के केंद्र के सब उत्तर आता है कि राज के केंद्र के सबसे सुंदर भवनों में एक लोटस महल है। तो इसका नामकरण अंग्रेज यात्रियों ने किया था। तो इसका नामकरण अंग्रेज यात्रियों ने किया था, लेकिन इतिहासकारों को यह जानकारी नहीं है कि यह भवन किस लिए बना था। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि इतिहासकारों के लिए यह आज तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं है कि इसका प्रयोग किस लिए होता था, और इसका नाम तो अंग्रेज यात्रियों ने रखा था। फिर अगला प्रश्न आता है, विजयनगर के राजा मंदिर निर्माण को प्रोत्साहित क्यों करते थे, या विजयनगर क्षेत्र के शासक मंदिर निर्माण के लिए क्या क्या कार्य करते थे। तो इस प्रकार से मंदिरों का निर्माण अधिकतर पल्लव, चालुक और होयसाल तथा चोल वंश के शासकों ने करवाया। तो उत्तर आता है यहाँ पर। तो विजयनगर क्षेत्र के जो शासक थे मंदिर निर्माण के लिए क्या कार्य करते थे। तो अब इस क्षेत्र के शासक कौन कौन से वंश के शासकों ने मंदिरों का निर्माण करवाया। तो पल्लव, चालुक, होयसाल तथा चोल वंश। तो इन वंश के शासकों ने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। तो अधिकतर शासक अपने आप को ईश्वर से जोड़ने के लिए या अपने आप को ईश्वर का अवतार या वंश या उनका जो प्रतिनिधि था उसको बताने के लिए मंदिर निर्माण को प्रोत्साहन देते थे। यहाँ के मंदिर शिक्षा के केंद्र के रूप में कार्य करते थे, मतलब यहाँ के मंदिरों में पढ़ाई लिखाई का कार्य भी होता था। तो शासक और अन्य लोग मंदिर के रखरखाव के लिए भूमि देते थे और संपदा का दान करते थे। इस प्रकार मंदिर धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित हो गए। फिर अगला प्रश्न आता है, एक महत्वपूर्ण मंदिर है विरूपाक्ष मंदिर। तो विरूपाक्ष का मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। तो विरूपाक्ष का मंदिर के बारे में बताइए, इसका निर्माण कब हुआ, किसने करवाया। तो इससे संबंधित विरूपाक्ष मंदिर से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है, इसका उत्तर है कि विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण बहुत लंबे समय में हुआ, अनेक शताब्दियां बीत गई। तो अनेक शताब्दियों में विरूपाक्ष मंदिरों का निर्माण हुआ। तो इस मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद से शुरू हो गया था और अधिक विशाल किया गया। तो मुख्य मंदिर के सामने जो मंडप बना है वह मंडप कृष्णदेव राय ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में बनवाया था। तो कृष्णदेव राय ने जब अपना राज्यारोहण अर्थात अपने राज सिंहासन पर जब वो बैठे थे तो उस उपलक्ष्य में उन्होंने मंदिर के सामने का मंडप बनवाया था और इसे स्तंभों से सजाया था। तो इसमें अनेक स्तंभ लगाए गए। मंदिर के सभागारों का प्रयोग विविध प्रकार के कामों के लिए होता था। तो विरूपाक्ष का मंदिर के बारे में आपको जानकारी मिली। फिर अगला हम प्रश्न लेते हैं कि कर्नाटक साम्राज्य, जो कर्नाटक का साम्राज्य था विजयनगर साम्राज्य। तो इतिहासकार पहले इसके बारे में देखते हैं कि इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य के लिए विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते थे।
तो वही समकालीन लोगों ने इसे कर्नाटक साम्राज्यम की संज्ञा दी। तो ये प्रश्न है कि कर्नाटक साम्राज्यम से आप क्या समझते हैं। तो इतिहासकार थे और विजयनगर साम्राज्य के लिए विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते थे, और वहीं उसी समकालीन लोगों ने इसे कर्नाटक साम्राज्य की संज्ञा दी है। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि विजयनगर साम्राज्य के लिए इतिहासकारों ने विजयनगर साम्राज्य का शब्द का प्रयोग किया, और वहीं जब विजयनगर साम्राज्य का जो उस समय शासन था तो तत्कालीन लोग समकालीन लोगों ने इसे कर्नाटक साम्राज्य की संज्ञा दी। अगला प्रश्न आता है यमन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। यवन। तो यवन संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका प्रयोग यूनानियों के लिए किया गया तथा इस महाद्वीप में उत्तर पश्चिम से आने वाले अन्य लोगों के लिए भी किया गया था। तो यवन शब्द का प्रयोग जो विदेशी यूनानी आते थे उनके लिए, और इस जो महाद्वीप में उत्तर पश्चिम देशों से आने वाले लोग हैं उनको यवन कहा गया। फिर अगला प्रश्न है इंडो इस्लामिक शैली किसे कहा गया है, अथवा हिंदी इस्लामी शैली किसे कहते हैं। तो किलेबंद बस्ती में प्रवेश के लिए बने द्वार पर मेहराब और द्वार के ऊपर बनी गुंबद तुर्की सुल्तानों द्वारा परिवर्तित स्थापत्य के तत्व माने जाते हैं। तो कला इतिहासकार इस शैली को इंडो इस्लामिक शैली कहते हैं। तो विद्यार्थियों किलेबंद जो बस्ती होती थी, किले के अंदर जो बस्ती थी, तो उस बस्ती में जो प्रवेश द्वार होते थे उन पर मेहराब और द्वार के ऊपर जो गुंबद बनी थी वो तुर्की सुल्तानों के द्वारा परिवर्तित स्थापत्य के तत्व माने जाते थे। तो तुर्की सुल्तानों ने इसको परिवर्तित किया और इसको परिवर्तित करवा के अपनी शैली में इसको बनवाया। तो कला इतिहास का इस शैली को इंडो इस्लामिक अथवा हिंदी इस्लामी शैली कहते हैं। तो इस प्रकार से ये अंतिम एपिसोड था। तो अगले अध्याय में अध्याय 8 हम अगले एपिसोड में मिलेंगे। तो अध्याय 8 का नाम है किसान, जमींदार और राज्य। तो ये अध्याय जो 8 है तो इसमें से 2 अंक के प्रश्न उत्तर आते हैं। तो हम इस अध्याय 8 में से 2 अंक के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। हमारे चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार।